हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। मित्रों, ग्रेट पाठशाला चैनल की ओर से हम लोग पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं और पॉलिटी की अगर सीरीज की बात करें तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में फंडामेंटल राइट हो गए, इसके अलावा आपके सिटीजनशिप नागरिकता हो गया, इसके अलावा हमारे संविधान का भाग 1 हो गया, इसके अलावा हम लोगों ने संविधान सभा का निर्माण हो गया, राज्य पुनर्गठनम अधिनियम पढ़ लिया, भारत के संविधान की अनुसूचियाँ हो गई या फिर संविधान के जितने भी आपके भाग हैं इन सभी का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग मौलिक अधिकारों से आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जो अपने पहुंचे हैं भाग संविधान के 4 पर, जिसका नाम रहेगा आपका डीपीएसपी। इसका मतलब आपका होता है डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी और इसके लिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आज की कक्षा में हम लोग नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न हमारा यही बनेगा कि जब हम लोग किसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जाना होगा कि हमारा जो संविधान है वो उधारी थैला है। यहाँ पर हमने जो शक्तियाँ हैं वो भिन्न भिन्न देशों के संविधान से ग्रहण करी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आखिर ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आप कहेंगे इसका जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है। आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 जो है आपका वो आपके लिए किसके बारे में जानकारी देगा? डीपीएसपी के बारे में जानकारी देता है। अगर हम लोग अनुच्छेदों की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान में जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद हैं वो आपके लिए सीधे सीधे डीपीएसपी के बारे में जानकारी देंगे। अगला हमारा प्रश्न ये आता है कि आखिर आपके ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनके लिए हम लोगों ने किस देश के संविधान से ग्रहण करा है, क्योंकि हमारा अगला प्रश्न यही रहता है ये हमारा जो भाग है इसमें जो शक्तियां दे रखी हैं इसके लिए हम लोगों ने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो आप लोग कहेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो स्रोत है कौन से देश के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण करे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से एक्सेप्ट किया है। अगर हम लोग बात करें किस देश के संविधान से लिए गए तो आप लोग कहेंगे आयरलैंड देश के संविधान से ये आपके लिए गए हैं। आगे अगर आपसे बात की जाए कि ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं मतलब डीपीएसपी हैं, इनका कार्य क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि इनका जो कार्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, ये क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि डीपीएसपी की जो कार्य है, जिम्मेदारी है वो क्या है, तो ये क्या है, भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ओल्ड एज में पहुंच चुका है और उसके पास में आजीविका के साधन नहीं है तो सरकार उसके लिए क्या है, पेंशन मुहैया कराती है। अगर ऐसे ही बात करें कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, उसके पास में रोजगार के अवसर नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी ये होगी कि इन व्यक्तियों के लिए रोजगार दे दिया जाए। बाकी अगर कोई अपाहिज व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति है, तो इसके लिए भी सरकार क्या है, जो भी फैसिलिटी है वो दे सकती है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आप लोग कहेंगे कि डीपीएसपी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपका यही है कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर तक इसका उल्लेख करा गया है। स्रोत की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से इसके लिए हम लोगों ने ग्रहण करा है। कार्य की बात करें तो ये भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। इसके अलावा अगला आपके लिए पॉइंट ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है ये कौन सी विचारधारा पर आधारित है, तो आप लोग कहेंगे कि ये भारत में गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, इसके अलावा आपकी उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा और आपकी समाजवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, आधारित। ये हमारे बेसिक नॉलेज होगी किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में। अब एक एक करके हम लोग इनके लिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसके माध्यम से, अनुच्छेदों के माध्यम से। तो आप लोगों की जो शुरुआत है वो यहीं से हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुच्छेद हमारा 36 क्या बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानना है आर्टिकल 36 कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा।
तो आपके लिए ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में कहा गया है, फंडामेंटल जब हम लोगों ने राइट पढ़े थे तो उसमें बताया गया था राज्य की परिभाषा। यहाँ भी राज्य के लिए जो परिभाषित है, राज्य के बारे में जो बताया गया है वो आपके लिए कौन सा अनुच्छेद बताएगा? अनुच्छेद 36। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 है वो हमें क्या है? राज्य के बारे में जानकारी देगा कि आखिर ये आपका जो राज्य है वो होता क्या है, राज्य आपका क्या होता है। तो अनुच्छेद 12 में हम इसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपके पुलिस हो गया, वकील हो गया, पुलिस हो गया, वकील हो गया, आपकी संस्थाएं LIC हो गई, FCI हो गया, जिनके अपने नियम हैं, कानून हैं, वो सारी की सारी संस्थाएं आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? राज्य के अंतर्गत आपकी आती हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 36 है वो हमें क्या है? राज्य के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है। अगला जो अनुच्छेद है ये आपका होगा अनुच्छेद 37। अगर कोई इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है तो वो आपका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 37। अब आर्टिकल अगर 37 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी हम लोग कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने जाना है कि नीति निर्देशक तत्व का जो कार्य है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है तो सरकार उसके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी। वृद्धावस्था वाला कोई व्यक्ति तो उसके लिए क्या है? पेंशन मुहैया कराएगी। दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो फैसिलिटी देनी है वो देंगी। इसके अलावा अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहां शिक्षा की समस्या है तो सरकार वहां पे क्या है? विद्यालय खोलने का प्रयास करेगी। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य में क्या कर रहे हैं? कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार इनके लिए लागू करे ही, कि आप लोग कहें कि अरे हम क्या है? वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, हमारे लिए पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो आप सीधे क्या है? कोर्ट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की जिम्मेदारी है, अगर वो चाहे तो इनके लिए लागू कर भी सकता है और ना चाहे तो लागू ना भी करेगा। इसके लिए क्या है? हम लोग कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। इसका मतलब है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप इन पर न्यायालय में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो यही हमें अनुच्छेद कौन सा बताएगा? अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 हमें जानकारी देगा कि यह परिवर्तनीय नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि राज्य की इच्छा है तो वो इसके लिए लागू कर भी सकता है, और अगर इच्छा ना हो तो वो लागू नहीं भी कर सकता है। जिस समय सरकार बनी थी, जिस समय हम लोग जब आज़ाद हुए थे, तो उस समय DPSP रखे गए हैं कि आगे चल के, क्योंकि उस समय तो हमारे पास में पैसा नहीं था, बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं कि हमें क्या है? पेंशन चाहिए। उस समय तो हमारे पास में पैसा नहीं था, लेकिन आज के समय में हमारे पास में देश की स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। वो चाहे तो, जो सरकार है वो चाहती है तो सभी वृद्धों अवस्था वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन देती भी है, तो वो क्या है? मुहैया करा भी सकती है। लेकिन उस समय जब हालत अच्छी नहीं थी तो हम लोगों ने इसके लिए क्या है? DPSP में डाल दिया कि सरकार के पास में जब पैसा हो जाएगा तो वो लोगों के लिए क्या है? सारी फैसिलिटी देने लगेगी। तो आप लोग कहेंगे कि आर्टिकल 37 हमें बताता है कि DPSP आपके न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आप इनके खिलाफ, अगर ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं मिल पा रहे हैं तो व्यक्ति इनके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। जबकि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि अगर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी व्यक्ति के लिए नहीं मिल रहे हैं तो आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 के तहत वो क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या है? अर्जी दाखिल कर सकता है, रेट दायर कर सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 38 की, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है वो हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो वो हमें बताएगा कि हम लोग क्या है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में समाज में, ठीक है, धर्म हो गया, जाति हो गया, मूल वंश हो गया, इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। समाज में सारे के सारे वर्ग कैसे हैं? एक जैसे, किसी के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा राजनीतिक न्याय, मान लो किसी के लिए बीजेपी से टिकट मिल गया, अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है? स्वतंत्र है, वो निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। तो राजनीति में भी क्या है? समानता है। इसके अलावा आपका आर्थिक न्याय हो गया, तो इनकी भी व्यवस्था करी गई है। आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि उपयोग के जितने भी संसाधन है वो सभी के सभी क्या है? अमीरों में बांट दिए जाए, गरीबों में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी क्या है? साधन है उनका जो वितरण है वो समान होगा, गरीब के लिए भी दे जाएंगे और उच्च वर्ग का मतलब अमीर जो व्यक्ति उनके लिए भी मुहैया कराए जाएंगे। तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है वो हमें बताएगा 3 प्रकार के न्याय के बारे में। 3 प्रकार के न्याय क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपके राजनीतिक न्याय। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें उल्लेख किया गया है 3 प्रकार के न्याय। और ये आपके न्याय कौन से हो गए? आर्थिक न्याय, इसके अलावा सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, इसके अलावा राजनैतिक न्याय, इसके अलावा आपका आर्थिक न्याय।
ये आपके 3 न्यायों का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि उल्लेख आपका आर्टिकल 38 में हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आर्टिकल 39 की ओर, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है वो आपके लिए किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय पे क्या है, आय का असमान वितरण रहता है। अगर मान लो कहीं पर भी कोई कार्य चल रहा है, मजदूरी का अगर कोई कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वाली किसी साइट का निर्माण हो रहा है, तो आपने देखा होगा कि अगर पुरुष किसी काम के लिए कर रहे हैं और उसी काम के लिए अगर महिला कर रही हैं, तो आपने देखा होगा कि पुरुषों का जो वेतन, अगर पुरुष के लिए मान लो 500 रुपये मिल रहे हैं, तो महिलाओं के लिए लिहाजा कम रुपए मिल रहे होंगे 400। इसका मतलब आय का असमान वितरण है। कार्य अगर एक सा जैसा किया जा रहा है, तो जो मजदूरी है वो भी कैसी होनी चाहिए, एक ही जैसी होनी चाहिए। तो इस बात का जो उल्लेख है वो किसमें करा गया है, तो आप लोग कहेंगे कि इस बात का जो उल्लेख है वो नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, कि अगर कार्य समान हो रहा है, कार्य कैसा होगा, समान होगा, तो उसके लिए मजदूरी भी क्या है, एक समान दी जानी चाहिए। फिर से वही बात कि अगर नहीं दे रहा है, तो कोई अगर मान लो कंस्ट्रक्शन साइट नहीं दे रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे या हाई कोर्ट? नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, डीपीएसपी। राज्य चाहे तो इनके लिए लागू कर भी सकती है और चाहे तो लागू नहीं भी कर सकती। तो आप लोग कहेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, इस बात का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 39 में। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें उसमें उल्लेख है हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए समान वेतन। इसके अलावा एक पॉइंट आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 39A है वो निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी बताता है, कि भारत सरकार के जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या है, अगर किसी जानकारी को अगर लेना है तो वो निःशुल्क क्या है, विधिक सहायता के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें किसका उल्लेख है, निःशुल्क, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अनुच्छेद 40 की ओर। ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ध्यान रखना है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर ग्राम पंचायत के क्या हैं, चुनाव चलते हैं। तो ग्राम पंचायतों के संगठन की जो बात है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा करता है, अनुच्छेद हमारा करता है 40। अब आपके लिए ध्यान रखना है कि अनुच्छेद जो 40 है वो बताएगा ग्राम पंचायतों का गठन, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमें क्या है, विकास करना है, भारत का अगर विकास करना है, तो असली जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। तो सीधी सी बात ये है कि हमें पहले गांवों का विकास करना होगा, इसीलिए हमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा। तो ग्राम पंचायतों के जो गठन की बात है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा करता है, 40 करता है। फिर से वही बात कि अब ग्राम पंचायत का जब गठन हो रहा है तो इसमें चुनाव कराने हैं या फिर नहीं कराने हैं, ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत है। कोई राज्य अगर चाह रहा है तो वो अपने यहाँ पे चुनाव करा रहा है, कोई अगर चाह रहा है तो नहीं करा रहा है, क्योंकि इसके लिए आप कोर्ट कोई थोड़े ना चले जाएंगे, क्योंकि उसमें सीधे सीधे कहा गया अनुच्छेद जो 37 है वो आपके लिए बताता है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इनके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में आपके संशोधन किए जाएंगे 73वें और 74 नंबर के। फिर 73वें और 74वें नंबर के जब संशोधन होंगे तो उसमें क्या है, अनुच्छेद 243 ऐड किया जाएगा और इसमें हम लोग ग्राम पंचायतों का उल्लेख कर देंगे कि अब ये आपका क्या है, संवैधानिक दर्जा हो गया, अब इनके लिए राज्य के लिए क्या है, लागू करना ही होगा। तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद जो 240 है वो किसके बारे में जानकारी देता है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं आर्टिकल 41 की ओर, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ समय पहले हम लोगों ने जाना है कि कल्याणकारी जब राज्य की स्थापना करते हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं। वृद्ध अगर कोई व्यक्ति है उसके लिए पेंशन की ज़रूरत है, अगर कोई रोगी है तो उसके लिए उपचार की ज़रूरत है, गरीब है तो उसके लिए रोजगार की आवश्यकता है। तो ये आपके जो कार्य हैं, लोक सहायता प्राप्त करने का जो अधिकार है, इसी की जो बात है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा करता है, 41 करता है। तो आप लोग कहेंगे कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने का
अधिकार। ये जो संविधान का अनुच्छेद है वो हमें कौन सा जानकारी देता है, तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है वो जानकारी देगा लोक सहायता के बारे में, कि आप लोग क्या है कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार हैं। अगर कोई बेरोजगार है तो सरकार नरेगा चलाती है, जिसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया है, उसके तहत रोजगार प्राप्त कर सकता है। चिकित्सा संबंधी अगर सहायता लेनी हो, सरकारी अस्पताल खोल दिए गए हैं राज्य के द्वारा, तो उनमें जाकर वो अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ले सकता है। शिक्षा अगर ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, वहां पर क्या है वो लोक सहायता के लिए प्राप्त कर सकता है। वृद्धा अगर अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, साधन नहीं है आजीविका के, तो सरकार उनके लिए पेंशन मुहैया कराती है। तो लोक सहायता प्राप्त करने के जो अधिकार की बात है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करेगा, अनुच्छेद 41। आगे बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 की ओर। आखिर हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। अब आप लोग 41 और 42 के लिए एक साथ याद रख सकते हैं। एक साथ आप लोग इसके लिए किस प्रकार से याद करेंगे कि लोक सहायता मतलब आपके लिए काम मांगने का अधिकार है। अब जब आप कहीं काम मांगने के लिए जा रहे हैं तो काम कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। इसके अलावा मनोढंग का होना चाहिए। आप लोगों के लिए काम क्या है, मान लो आप रोजगार लेने के लिए गए, आप हैं दिहाड़ी मजदूर। मजदूर का मतलब आपके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे घर बनाने का काम है, ये अच्छी तरीके से आता है। अब आपके लिए किसी विद्यालय में डाल दिया जाए तो आप लोग वहां पे टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने टीचिंग की स्किल नहीं सीखी है। आपके लिए जो कार्य है वो कौन सा आ रहा है, घर बनाने का आ रहा है। इसका मतलब जो हम लोग लोक दशाओं में सहायता प्राप्त कर रहे हैं, हम काम मांगने के लिए जा रहे हैं, तो काम कैसा होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, न्याय के अनुसार होना चाहिए और हमारे मनोढंग का होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि कार्य के में किसकी बात की गई है, कार्य के मनोढंग एवं न्यायोचित दशा का उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आर्टिकल 43 की ओर। हमें क्या है कि अगर अपने देश से गरीबी हटानी है, हमें अपने देश से अगर क्या है गरीबी हटानी है, तो गरीबी हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गरीबी हटाने का सबसे अच्छा जो साधन है वो ये है कि हम लोग क्या है अपने जो देश है, हमारा भारत देश है, यहाँ पर जो आपके स्टेट है, यहाँ पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को क्या है प्रोत्साहन देना होगा। लोग क्या है कुटीर उद्योग जब लगाएंगे तो उसके माध्यम से लोगों के लिए रोजगार मिलेगा और इससे हमारी जो समस्या है बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी दूर होगी और हम लोग क्या है स्वतः वस्तुओं के प्रोडक्शन में भागीदार बनेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की जो बात है, कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की जो बात है वो कौन सा अनुच्छेद करेगा, तो आप लोग कहेंगे कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की जो बात है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की जो बात है वो आपका कौन सा अनुच्छेद करेगा, तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद ये बताएगा हमारे लिए 43। अब फिर से वही बात कि अगर सरकार ये सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है सरकार के पास में कि मुझे कुटीर उद्योग की स्थापना करनी है, मुझे ऋण चाहिए। अब सरकार अगर उसके लिए ना देती है तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अनुच्छेद 37 में पहले ही दे रखा है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इसे लागू कर भी सकती है और सरकार अगर चाहे तो इसके लिए लागू नहीं भी कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स के तहत हम लोग इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। सरकार के लिए लग रहा है तो वो लागू कर देगी, अगर नहीं लग रहा है उसके पास पैसा नहीं है तो वो लागू नहीं करेगी। इनमें आपके लिए 2 पॉइंट और ध्यान रखने, कभी कभी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 43A क्या बोलता है और 43 आपका B क्या बोलता है। आप लोग इसके लिए नोट कर लेना कि 43A में आपके लिए बताया गया है मजदूरों के यूनियन की बात, मजदूरों के यूनियन के बारे में जानकारी देगा। आपने देखा होगा कि मजदूर क्या है कार्य कर रहे हैं किसी कंपनी में क्या है मजदूर काम कर रहे हैं, तो अगर उनका शोषण ना हो तो उनके लिए किसका अधिकार दिया गया है, यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा, इसके तहत मजदूरों के लिए यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी। अगर आर्टिकल हम लोग 43 के B की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना। सहकारी अगर समिति की हम लोग बात करें तो इसके लिए 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। सहकारी समिति का मतलब आपका क्या होता है, सहकारी समिति का मतलब होता है कुछ ऐसी समितियां बनाई जाएंगी, कमेटी कुछ ऐसी गठित की जाएंगी जो आपकी सरकार और प्राइवेट जो व्यक्ति हैं इनके मेलजोल से क्या है कार्य करेंगी।
सरकार का भी हस्तक्षेप होगा और प्राइवेट जो व्यक्ति हैं इनका भी क्या है हस्तक्षेप बनाएगा। तो इनके द्वारा जो कमेटी चलेगी इसके लिए क्या बोला जाएगा, सहकारी समिति बोला जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि अनुच्छेद जो 43 है वो कुटीर उद्योगों के बारे में जानकारी देता है कि सरकार क्या है कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन करेगी। इसका जो अनुच्छेद ए है वो आपके लिए बताएगा कि मजदूर अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए लेबर मतलब यूनियन बनाने का अधिकार है। इसके अलावा आर्टिकल 43 का भी हमें जानकारी देता है सहकारी समितियों के गठन के बारे में। आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग आर्टिकल 44 की ओर, कि संविधान का जो आर्टिकल 44 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इंपोर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। अभी हम लोगों ने जो आर्टिकल पढ़े हैं इनमें अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो आर्टिकल 40 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अगर हम लोग 40 की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 40 के बाद में अगर कोई आपसे आर्टिकल पूछा जाएगा तो वो आपसे 44 पूछा जा सकता है। याद करने का बहुत आसान तरीका है। तरीका क्या है, आप लोग देख रहे हैं इसमें 2 डिजिट आ रही है और दोनों आपकी क्या है 4 और 4, ये दोनों आपकी क्या है सेम है। तो इसके आधार पे आप लोग कह सकते हैं, इसके आधार पे आप लोग कह देंगे कि 4 4 का मतलब क्या है समान, इसका मतलब समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, इसके अलावा आपका सिख धर्म हो गया, इसमें आपके धर्मों में लेकर जो कानून है वो क्या है अलग अलग। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो आपके लिए आर्टिकल 44 देता है। वो कहता है कि हम लोग क्या है, हमारा जो भारत देश है यहाँ पर हम लोग क्या है सभी धर्मों के लिए कानून क्या है एक जैसे कर दें। धर्म के लिए अगर क्या है कानून कैसे एक जैसे कर दें तो इसी के लिए बोला जाएगा क्या, समान नागरिक सिविल संहिता। मुस्लिमों में आपने देखा होगा 3 तलाक का जो विवाद चला था तो वो इसका यही रिजल्ट था कि धर्मों के लिए क्या है कानून कैसे एक जैसे किए जाने चाहिए। आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिविल नागरिक जो आपकी संहिता है इसके लिए लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है। तो आप लोग कहेंगे कि इसके लिए लागू करने वाला पहला जो स्टेट है वो आपका गोवा है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि समान नागरिक सिविल संहिता का मतलब क्या है, पूरे देश में सभी स्टेटों में जो कानून है वो सभी धर्मों के लिए कैसा हो जाए, एक जैसा हो जाए। बाकी इसके लिए लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो आपका कौन सा बना है, गोवा बना है। बाकी उत्तराखंड पे इसकी बात चले, कई स्टेट ऐसे हैं जो इसके लिए लागू करने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आर्टिकल 45 की ओर, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। तो आर्टिकल अगर हम लोग क्या है 45 की बात करें तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वो बताता है कि अगर 6 वर्ष से नीचे उम्र के बच्चे हैं तो इनकी शिक्षा की देखरेख की क्या है व्यवस्था की जाएगी। इसके बारे में जो उल्लेख है वो आर्टिकल 45 में किया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 6 से कम, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कम उम्र के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, आपसे जो अनुच्छेद 45 है वो बताएगा। आप लोगों ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है कि 86वां संविधान संशोधन हम लोगों ने 2002 में करा था। उसमें बताया गया था कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष की उम्र का बच्चा है तो उसके लिए क्या है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकारी विद्यालयों में जाएगा और वो निःशुल्क शिक्षा के लिए ग्रहण कर सकता है। इसमें बताया गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था है, इसमें बच्चा के लिए क्या है निःशुल्क जो शिक्षा है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए पता है कि ये हमारा क्या है, DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगर कोई नहीं भी प्रोवाइड कराता तो इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही बोल दिया गया है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल अगर हम लोग 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 क्या है, रिजर्वेशन के बारे में जानकारी देगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या है, आज के समय में आपने देखा होगा कि पिछड़े वर्ग के जो समुदाय हैं इनके लिए क्या है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इसमें बताया गया अनुसूचित जाति हो गई या फिर आपके अनुसूचित जनजाति हो गई। इसके अलावा अन्य आपका पिछड़ा वर्ग है जो आपका क्या है जिसका पहले कभी शोषण हो चुका है, ठीक है, जो क्या है अभी दबे हुए हैं, तो उनके लिए क्या है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये जो हमें जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 46 से। तो इसमें आप लोग कहेंगे कि अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जाति हो गया,
इसके अलावा जनजाति हो गया या कोई पिछड़ा वर्ग हो गया के लिए विशेष उपबंध, विशेष उपबंध की जो बात है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा करेगा, अनुच्छेद 46। आगे बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 की ओर। कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 47 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा, तो इसमें बताया जाएगा पोषाहार एवं मद्य निषेध के बारे में। पोषाहार एवं मद्य निषेध। पोषाहार का मतलब क्या है, पोषाहार का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी जो विद्यालय हैं इसमें क्या है आपकी योजनाएं चल रही हैं। आंगनवाड़ी जो वो क्या है पोषण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य करता है। आपने देखा होगा कि गांव में जब विद्यालय चलते हैं आंगनवाड़ी के, तो यहाँ पर ऐसा पोषण प्रदान किया जाता है जिससे माता और जो शिशु है दोनों का विकास संभव हो सके। तो ये पोषाहार को क्या है हमें उच्च करना है, पोषण का जो स्तर है इसके लिए क्या है उच्च करना है। और इसके अलावा जो मद्य निषेध है इसके लिए हमें बैन करना है। मद्य निषेध का मतलब मादक जो पदार्थ हमारे देश में चल रहे हैं इन सभी के लिए हमें बैन करना है। आपने देखा होगा कि बिहार में जो शराब है वो आपकी बैन है, तो इस बात की जो उल्लेख है वो आप लोग कहेंगे कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47। तो आर्टिकल 47 हमें क्या बताता है, पोषाहार के स्तर को हमें ऊंचा करना है, बहुत ज्यादा ऊंचा करना है, जिससे क्या है माता और बच्चे दोनों का विकास हो सके। और माता बच्चे का जब विकास होगा तो ये आगे चल के क्या है स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा मद्य निषेध के लिए हमें बैन करना है। मादक जितने भी पदार्थ हो गए, शराब हो गए, इन सभी के लिए हमें पूरी तरीके से क्या है निषेध मतलब बैन करना है। लेकिन अगर कोई राज्य नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है तो उसकी अपनी इच्छा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि ये डीपीएसपी है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सरकार चाहे तो इसके लिए लागू कर देगी और ना चाहे तो इसके लिए लागू नहीं करेगी। इनके लिए हम लोग कोर्ट में शरण नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल 48 की ओर। कि भारतीय संविधान का जो 48 है वो हमें अनुच्छेद 48 किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा, तो ये हमें जानकारी देता है कृषि एवं पशुपालन के बारे में। कृषि एवं पशुपालन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। कृषि एवं पशुपालन के बारे में हमें जानकारी ये प्रोवाइड कराता है। कृषि एवं पशुपालन का मतलब यह हुआ कि आज के समय में हमें क्या है जो राज्य सरकार है उसके लिए ये देखने की कृषि में हम लोग किस प्रकार से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है, मॉडर्नाइजेशन करना है कृषि में। इसके अलावा हमें पशुपालन पे भी ध्यान देना है। और दुधारू पशुओं की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत गाय हो गया या फिर इनके बछड़ा हो गए, इनका वध नहीं करना है। तो सीधे सीधे गौहत्या का जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 48 में किया गया है कि दुधारू पशु और उनमें से स्पेशली कौन से गाय, इसकी हत्या किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं करनी है। और कृषि का क्या है मॉडर्नाइजेशन करना है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत इसका मॉडर्नाइजेशन करना है। आगे यहीं पर एक बात आपके लिए और ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है, 48A की बात करें तो ये क्या है पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताता है। पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताता है कि जो राज्य है उसकी जिम्मेदारी होगी कि अपने राज्य में क्या है पर्यावरण सुरक्षा को लेकर समय समय पर कार्यक्रमों के लिए क्या है आयोजित करता रहे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग संविधान के अनुच्छेद 49 की ओर। कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। 48 तक हम लोग निपट चुके हैं। आर्टिकल 49। भारतीय संविधान के अगर हम लोग आर्टिकल 49 की ओर बात करें तो ये हमें बताता है राष्ट्रीय स्मारक के जो भी महत्व हैं, स्थान है, इनको क्या है संरक्षित करना है। जैसे आप लोग कहेंगे कि कुतुब मीनार हो गए, ताजमहल हो गए, इसके अलावा लाल किला हो गया, तो ये राष्ट्रीय स्मारक के जितने भी महत्व हैं इनको क्या है संरक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्मारकों के, राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण की देखभाल। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अनुच्छेद 50 की ओर। की भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो हमें किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा।
अनुच्छेद अगर हम लोग 50 की बात करें तो अनुच्छेद 50 से आप लोग सीधे सीधे यहाँ रख सकते हैं कि 50 का मतलब क्या है, 50-50 का मतलब हमें अलग करना है। किसके लिए अलग करना है कि अगर सरकार और जो न्यायालय अगर वो दोनों आपस में एक हो गए तो समझ लो घोटाले क्या है, तय हैं। सरकार जो भी घोटाले करेगी, जो आपके न्यायालय हैं वो उनके लिए क्या है, उजागर नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है कि सरकार के लिए जो न्यायालय है उससे क्या है, अलग करा गया है। इस बात का जो उल्लेख है वो आर्टिकल कौन सा करता है, 50 करता है। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, पालिका से अलग होना, इस बारे में जो जानकारी है वो हमें कौन सा अनुच्छेद देगा, अनुच्छेद 50। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग संविधान के अनुच्छेद 51 की ओर। ये अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है, तो अभी हम लोगों ने सब जानकारियां इकट्ठी कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि की बात करनी है कि किस प्रकार से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए क्या है, स्थापित कर सकते हैं। कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हमारा क्या है, पड़ोसी देशों के साथ में व्यवहार अच्छा ना हो, हमारे क्या अशांति वहां से फैली। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि की बात करता है। और ये अनुच्छेद हमारा कौन सा करता है, आर्टिकल 51। अब यहीं से आपके लिए कुछ पॉइंट और ध्यान रख लेने हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस बात का हम लोग उल्लेख कर ले रहे हैं कि ये हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी क्या रहेंगी। कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो आप लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान में अगर हम लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो आप लोग कहेंगे कि मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे हमें अपने संविधान का क्या है, संविधान का हमें पालन करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मारक के महत्व के जो विषय, इनके लिए हमें क्या संरक्षण प्रदान करना है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, तो इनके लिए संविधान में क्या है, लागू करा गया है। तो आप लोग कहेंगे कि संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का भाग जो हमारा 4 है, इसके काम में किसके लिए ऐड कर दिया गया है, मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐड कर दिया गया है। ये प्रत्येक नागरिक की क्या है, जिम्मेदारी कि इन कार्यों के लिए वो लोग करते रहें। इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए कि अनुच्छेद कहाँ पर ऐड है, तो आप लोग कहेंगे कि संविधान का अनुच्छेद जो आपका 51 है, इसके काम में आपके क्या है, मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, इनके लिए जोड़ दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा इनके लिए जोड़ा कब गया था, तो आप लोग कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और किस समिति की सिफारिश पर, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसके लिए भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि सोर्स क्या है, कि किस देश से लिए गए हैं, तो आप लोग कहेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने क्या है, रसिया मतलब रूस से क्या है, एडॉप्ट किया है। जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक जो आपके कर्तव्य हैं, इनके लिए रूस के संविधान से ग्रहण करा है। आपसे पूछेगा इनकी संख्या कितनी है, इनकी वर्तमान में आपकी संख्या कितनी है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, लेकिन शुरुआत में आपकी कितनी हुआ करती थी, 10 हुआ करती थी। पर हम लोगों ने क्या है, 86वां संविधान संशोधन किया। हम लोगों ने 86वें नंबर का संविधान संशोधन किया 2002 में। और वही 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो किसके तहत कराया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत कराया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपसे पूछता नहीं है कि इनमें से हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है कि हमारे संविधान का भाग जो 4 का है, या फिर अनुच्छेद अगर 51 का की बात करें तो इसमें किसके लिए ऐड किया गया है, तो आप लोग कहेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐड किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर इसके लिए ऐड किया गया है, तो सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश की समिति पर इसके लिए ऐड किया गया है। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, 42वें नंबर का। कब किया गया था, 1976 में। इनकी जो संख्या है वो वर्तमान में हमारी कितनी है, 11 है, लेकिन शुरुआत में ये आपकी 10 थी। तो पूछेगा 11वें वाले के लिए हम लोगों ने कब ऐड किया है, तो 11वें वाले के लिए हम लोगों ने ऐड किया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और इसमें वही बताया गया है जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21A बताता है। वो हमें बताता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे, इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, मौलिक कर्तव्य, ये है हमारा, यहीं पर समाप्त होता है।
आगे हम लोग कल के जो अध्ययन है उसमें हम लोग क्या है प्रस्तावना प्रियम्बल का अध्ययन करेंगे। एक बार हम लोग इसका शॉर्ट रिवीजन कर ले रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने डीपीएसपी के लिए जाना है। तो एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं क्विक रिवीजन के रूप में इसके लिए कि किस प्रकार से हम लोग इसके लिए समझ सकते हैं। डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अगर हम लोग बात करें कि इनका कार्य क्या होता है तो आप लोग कहेंगे कि ये हमारे राज्य में क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है तो आप लोग कहेंगे कि संविधान का जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 आपके लिए किसके बारे में जानकारी देंगे? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनका सोर्स क्या है, कौन से देश के संविधान से लिए? तो ये हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिए, जबकि आयरलैंड वालों ने खुद इसके लिए कहां से? स्पेन के संविधान से उठाया था। आगे कार्य आप लोग समझ गए कि कल्याणकारी राज्य की क्या है, स्थापना कर रहा है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की, आपसे पूछेगा कभी कभी ये किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित है, तो आपके लिए ध्यान रखना है ये गांधीवादी, उदारवादी और इसके अलावा समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। आगे आपसे बात करेगा कि आर्टिकल जो 36 है संविधान का वो हमें किसके बारे में जानकारी देगा? तो आर्टिकल जो 36 है वो राज्य की परिभाषा के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 47 में कहा जाएगा कि ये जो आपके डीपीएसपी है ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इनके लिए आप लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद अगर हम लोग 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 हमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात बताएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये जो जानकारी वो हमें संविधान के अनुच्छेद 38 से मिलती है। आगे हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 39 है डीपीएसपी के अंतर्गत ये हमें किसके बारे में बताएगा? तो अनुच्छेद 39 बताता है समान कार्य के लिए समान वेतन। रोड पर अगर कार्य चल रहा है, सड़क बनने का कार्य चल रहा है, तो महिला और पुरुष दोनों अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए वेतन भी कैसा दिया जाएगा? समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे देश के जो रहने वाला प्रत्येक नागरिक है इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये हमें कौन सा बताता है? अनुच्छेद 39 का ए बताता है। अनुच्छेद 40 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें किसके बारे में बताएगा? अनुच्छेद 40 हमें बताता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी ने सीधे सीधे कह दिया है कि गाँव जो हमारे देश का विकास है वो किससे संभव है? गाँवों से ही संभव है। अनुच्छेद अगर 41 की बात करें तो अनुच्छेद 41 क्या है? कुछ दशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बात करेगा। अनुच्छेद 42 आपके लिए बताएगा कि अगर आप कहीं काम मांगने के लिए जा रहे हैं तो काम कैसा होना चाहिए? न्यायोचित होना चाहिए और वो आपके मनोढंग का होना चाहिए। जैसे आप लोग क्या है शिक्षा का कार्य कर रहे हैं, आपके लिए मजदूरी का काम दे दिया है तो आप लोग उसके लिए सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार आपके लिए कार्य मिलना चाहिए। अनुच्छेद अगर हम लोग 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 आपके लिए बताएगा कि सरकार क्या है कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन प्रोवाइड करेगी, कि सरकार क्या है छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो चलाने वाले व्यक्ति इनके लिए पैसा मुहैया कराएगी, जिसके माध्यम से ये लोग कुटीर उद्योग खोलेंगे तो लोगों के लिए क्या है रोजगार मिलेंगे और प्रोडक्शन में क्या है भागीदारी अपनी सुनिश्चित करेंगे। आर्टिकल अगर 43 ए की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो मजदूर है उनके लिए क्या है यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है। वही अनुच्छेद अगर 43 की बात करें तो इसमें सहकारी समितियों के गठन की बात की गई, जो दोनों क्या है सरकार और प्राइवेट दोनों के क्या है मिले जुले से चलेंगी। आगे हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है वो हमें किसके बारे में जानकारी देगा? तो अनुच्छेद 44 हमें बताता है समान नागरिक सिविल संहिता। इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों के लिए कानून एक जैसा होगा। अनुच्छेद 44 4 सेम है, इसका मतलब समान नागरिक सिविल संहिता। इसके लिए लागू करने वाला आपका जो पहला स्टेट है वो कौन सा हो जाएगा? गोवा। अनुच्छेद अगर 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 बताता है कि 6 वर्ष से नीचे तक के जो बच्चे हैं इनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अनुच्छेद 46 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 46 ठीक है एससी हो गया, एसटी हो गया, पिछड़े वर्ग हो गए, इनके लिए क्या है रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद अगर 47 की बात करें तो ये क्या है बताता है कि पोषाहार का हमें स्तर क्या है ऊंचा रखना है और राज्य में जो मद्य निषेध है इसके लिए हमें बैन करना है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 48 की बात करें तो ये कृषि एवं पशुपालन पर बढ़ावा देगा कि आज के समय में हमें कृषि का क्या है मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिक तकनीकों का विकास करना है, बाकी पशुपालन पे भी हमें ध्यान देना है। पशुपालन के अगर अंतर्गत बात करें तो दुधारू पशु जैसे आपकी गाय होगी इसका वध नहीं करना है, गाय उसके बछड़े का वध नहीं करना है। 48 ए की अगर बात करें तो इसमें क्या है पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में बताया गया है, पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद अगर हम लोग 49 की बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो आपके लिए बताएगा कि राष्ट्रीय स्मारक के महत्व के जो विषय इनके लिए क्या है संरक्षण मतलब देखभाल इनकी करना जरूरी है। आगे अगर बात करें तो आर्टिकल जो 50 है मतलब 50-50 अलग कर दिया है किसके लिए? सरकार के लिए। जो कोर्ट मतलब न्यायालय इनसे अलग कर दिया है, मतलब कार्यपालिका आपकी न्यायपालिका से जब अलग होगी तो ये किस बात में इसकी जानकारी दी गई है? आर्टिकल 50 में इसकी जानकारी दी गई है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? हमने दुनिया भर की सारी बातें कर ली, अब हमें क्या है शांति की बात करनी है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति समृद्धि की जो अभिवृद्धि की बात जो है वो आपका अनुच्छेद कौन सा करता है? अनुच्छेद आपका 51 करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें मौलिक कर्तव्य तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आपकी वो आपकी क्या है डीपीएसपी के अंतर्गत ऐड की गई हैं। संविधान का भाग जो 4 का है वो आपके लिए किसके बारे में जानकारी देगा? मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो आप लोग कहेंगे 51 का जो का है इसमें आपके 11
मौलिक कर्तव्यों के लिए शामिल किया गया है। कब इसके लिए शामिल किया गया था? 42वें नंबर का संविधान संशोधन था 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर किए गए? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये किए गए हैं। सोर्स इसका क्या है? तो इसका जो सोर्स है वो आपका रसिया हो जाएगा। संख्या इसकी शुरुआत में 11 थी, लेकिन शुरुआत में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। 11वां वाला कब हम लोगों ने ऐड कराया? तो 86वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसके लिए ऐड किया गया है। तो मित्रों, हमारा जो टॉपिक है डीपीएसपी का, जो यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।